नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है गोधूली, उसका विषय हिंदी, उसका चैप्टर है पलक पावड़े, उसके सभी प्रश्नों का उत्तर करवाने जा रही हूँ। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, कवि को भोर का तारा क्यों भा रहा है? तो इस पलक पावड़े जो कविता है उसके कवि हैं हरिवंश जी। उनको प्रकृति में अपने जीवन में नया सौंदर्य और उल्लास दिखने को मिल रहा है। कवि की प्रिया आने वाली है अर्थात स्वतंत्रता होने वाली है, इसीलिए वह पलक पावड़े बिछाए खड़े हैं। उन्हें सारी प्रकृति अच्छी लग रही है और उन्हें भोर का तारा भी भा रहा है। क्या होता है प्रकृति में? हवा धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, चिड़िया चहचहा रही है। ये सारी घटनाएं जो है ना वो प्रकृति में रोज होती हैं, परंतु कवि को आज सभी कुछ इसलिए प्रिय लग रहे हैं क्योंकि कवि को किसी का इंतजार है, उनकी प्रिया आने वाली है। प्रश्न संख्या 2 है, रोली भरी थाली का क्या आशय है? तो इसका उत्तर है कि भारतीय परंपरा में कोई व्यक्ति यदि किसी पर विजय पा लेता है, हमारे यहाँ क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर कहीं लड़ाई जीत करके आया या कहीं से भी अच्छा काम करके आया तो उसका स्वागत करना होता है। तो हम क्या करते हैं, थाली में रोली, चंदन, चावल, फूल माला ये सब लेकर के और उनका स्वागत करते हैं। कवि भारतवर्ष को स्वतंत्र देखना चाहते हैं। इसकी स्वतंत्रता दिलाने वाला अर्थात जो स्वतंत्रता संग्राम में जो भाग लेते हैं स्वतंत्रता सेनानी, उन्हीं को कहा जाता है स्वतंत्रता दिलाने वाला। तो स्वतंत्रता दिलाने वाले व्यक्तियों का वह स्वागत करना चाहते हैं, इसीलिए वह रोली भरी थाली लेकर के खड़े हैं कि उनका स्वागत करेंगे। और इसका 2 अर्थ निकलता है। दूसरे अर्थ में वह प्रकृति का स्वागत करने के लिए भी रोली भरी थाली लेकर के खड़े हैं कि नई सुबह होगी तो प्रकृति का हम स्वागत करेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, कवि को प्रकृति में हो रहे परिवर्तन किस रूप में अर्थपूर्ण जान पड़ते हैं? तो यहाँ पे हरिवंश जी को प्रकृति में हो रहे परिवर्तन तो दिन प्रतिदिन होते ही हैं, प्रकृति में रोज परिवर्तन होते हैं, परंतु कवि को किसी का इंतजार है। कवि उन्हें न पा करके बेचैन हो रहे हैं, परंतु जैसे ही उनके आने की खबर सुनते हैं तो वह खुशी से उछल पड़ते हैं। प्रकृति में हो रही सभी घटनाएं उन्हें अपने लिए जान पड़ते हैं, मानो सभी उनकी खुशी में शामिल हैं। जितनी भी घटनाएं प्रकृति में जैसा भी हलचल हो रहा है, लगता है उनको कि उनकी अपनी खुशी में ये सारी घटनाएं शामिल है। इसीलिए उन्हें उस दिन का भोर, आसमान की लाली, निकलता हुआ सूरज, चहकती हुई चिड़िया, पत्तों पर पड़ती हुई ओस की बूंदें, जितनी भी चहल पहल है ना, सारी चहल पहल अर्थपूर्ण जान पड़ता है कवि को। प्रश्न संख्या 4 है, हवा के कौन कौन से कार्य व्यापार कविता में बताए गए हैं? तो कवि के द्वारा, हरिवंश जी जो है उनके द्वारा हवा का मानवीकरण किया गया है। और मानवीकरण एक अलंकार होता है, अलंकार का एक भाग है मानवीकरण अलंकार। तो मैं अपने चैनल पे अलंकार को पढ़ा चुकी हूँ, आप लोगों को भी पढ़ना जरूरी है। जो लोग चैनल पे नए हैं वो यहाँ पर विजिट कर उसको देख सकते हैं। तो हवा का मंद मंद बहना अर्थात संभल संभल कर चलना, एकाएक थम जाना, जहां तहां रुक जाना, एक जगह जमा होना इत्यादि कार्य जो है वह व्यापार कविता में बताए गए हैं। और मानवीकरण अलंकार में क्या होता है, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर हवा को क्या क्या कहा जा रहा है, हवा कभी कभी मंद मंद बह रहा है, कभी संभल संभल के चल रहा है, कभी एकाएक थम जा रहा है, कभी कभी रुक जा रहा है, कभी कभी किसी किसी जगह कहा जा रहा है कि जमा हो जा रहा है। तो ये सब जो है ना तो कवि के द्वारा यहाँ बताया गया है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है हवा को। प्रश्न संख्या 5 है कि सुनहली चादरें कहाँ बिछी हुई है और क्यों? तो लाल नीले सफेद पत्तों में झील, तालाब और नदियों में सुनहली चादरें बिछी हुई है। जब सूर्य प्रकाश जल पर पड़ता है, जब सूर्य का प्रकाश जो है ना वह जल पर पड़ता है तो उसके परावर्तन से प्रकाश का रंग स्वर्णवर्णी होने के कारण मानो ऐसा लगता है जैसे सुनहली चादरें बिछी हुई हो। ऐसा कहा जा रहा है कि जब सूर्य के प्रकाश जल पर पड़ेगा तो स्वर्णवर्णी हो जाएगा जल और लगता है कि सुनहली चादरें बिछी हुई है। प्रश्न संख्या 6 है, प्रकृति स्वर की बराबरी कैसे करती है? तो प्रकृति में जो भी घटनाएं आज घट रही हैं उसकी सुंदरता और मोहकता को
देखकर कवि कहते हैं कि प्रकृति स्वर्ग की बराबरी करती है। चिड़िया भी बड़ी उमंग में चहक रही है। पत्तों पर ओस ऐसे बिखरे पड़े हैं जैसे सीपों पर मोती। जैसे पत्ते पर देखते हैं कि छोटी छोटी बूंदें कैसे चमकते रहती है, तो कहा जा रहा है कि पत्तों पर ओस जो हैं ऐसे बिखरे पड़े हैं जैसे सीपों में मोती। पेड़ पौधे की हरियाली, कलियों का खिलना तो रोज होता था, लेकिन आज की घटना बड़ी उमंग में हो रही है। हवा संभल संभल कर चल रही है। सूरज के प्रकाश के कारण झील, तालाब और नदियों में, यहाँ पर मिस्टेक है कि सूरज के प्रकाश के कारण झील, तालाब और नदियों में सुनहली चादरें बिछी है। सूरज की प्रकाश जब पड़नी है तो स्वर्ण वर्णी हो जा रही है, सोने के रंग के जैसा हो जा रही है। और इस ठाट बाट को देखकर कवि को ऐसा लगता है कि प्रकृति स्वर्ग की बराबरी कर रही है, ऐसा कवि को लग रहा है। प्रश्न संख्या 7 है कि कवि को ऐसा लगता है कि सभी प्राकृतिक व्यापारों के प्रकट होने के पीछे कोई गूढ़ अभिप्राय है, छिपा हुआ रहस्य है। यह गूढ़ अभिप्राय क्या हो सकता है? आप क्या सोचते हैं? कवि कह रहे हैं कि आप क्या सोचते हैं, अपने विचार लिखें। तो यह जो प्रश्न है यह छात्रों के स्वतः स्फूर्त विचारों पर आधारित है। अतः छात्र स्वयं अपना अनुभव रूपायित इस पर करने के लिए आप करें अपना अनुभव, और छात्रों के बौद्धिक स्तर जांचने का एक उपक्रम के रूप में प्रश्न दिया गया है। छात्रों में किस तरह का बौद्धिक स्तर है, इसको जांच के लिए यह प्रश्न दिया गया है। अतः किसी एक मंतव्य का साधारणीकरण नहीं किया जा सकता है। छात्र अलग ढंग से अपना विचार रखने के लिए यहाँ पर स्वतंत्र है। और अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह गूढ़ अभिप्राय क्या हो सकता है, तो अपना अपना मत कर रहे हैं, अपना अपना विचार कर रहे हैं। तो मेरा विचार है, मैं इसका आंसर बताती हूँ कि मेरा विचार है कि अभी क्या है, प्रकृति तरह तरह की प्रकृति में हलचल हो रही है, हवा धीरे थम थम के बह रही है, फूलों का खिलना, चिड़ियों का चहचहाना, ये सब जो है ना, तो किस चीज का संकेत कर रहे हैं? क्या रहस्य छुपा हुआ है इन सब के पीछे? तो इन सब के पीछे यही रहस्य छुपा हुआ है कि स्वतंत्रता होने वाली है। अब मेरे विचार से यही है कि मानवीकरण अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, और कवि कह रहे हैं कि स्वतंत्रता होने वाली है। इसके पीछे कुछ न कुछ, ये तो रोज होते हैं, लेकिन आज जो ये सब चीज अच्छा लग रहा है, इसके पीछे कुछ न कुछ रहस्य छुपा हुआ है कि प्रिया आने वाली है, स्वतंत्रता होने वाली है। प्रश्न संख्या 8 है, यह कविता नवजागरण और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लिखी गई थी। नई चेतना और नया बिहान आने को था। इस कविता में उसकी कोई आहट है? अगर हाँ, तो किस रूप में है, वह स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो हाँ, इस कविता में नई चेतना, नया बिहान, नवजागरण और स्वतंत्रता संग्राम की आहट दिखाई पड़ती है। हमारा देश 200 वर्षों से अंग्रेजों का गुलाम था। इसी बीच नवजागरण के द्वारा नए विचारों के आने से जनता में राष्ट्रीयता की भावना पनपती है। जनता में नए नए विचार आ रहे हैं, उन्हें अपना सुनहरा भविष्य सामने दिखने लगता है, और इसीलिए कवि को सब कुछ मन भावन लगने लगता है। मन को भाने वाला, मन भावन का अर्थ हुआ मन को भाने वाला। और प्रकृति में होने वाली सारी घटनाएं तो रोज घटती हैं, एक दिन की बात नहीं है। प्रकृति में जो घटनाएं आज घट रही हैं वो घटनाएं रोज घटती थी, परंतु नवजागरण के कारण मनोहारी लगने लगता है। कवि को लगता है कि अब स्वतंत्रता आने वाली है, इसीलिए वह पलक पावड़े बिछाते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, कवि को किसकी उत्कंठित प्रतीक्षा है, इस पर विचार कीजिए। तो कवि को हरिऔध जी को अपनी प्रिया की उत्कंठित प्रतीक्षा है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, इसीलिए वह पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। प्रकृति में भोर का होना, सूरज का निकलना, चिड़ियों का चहकना, ओस का गिरना, पेड़ का हरा भरा होना, फूलों का फलना, फूलों का खिलना, यहाँ पर होगा फूलों का खिलना, हवा का चलना इत्यादि घटनाएं तो निरंतर होती रहती है, प्रतिदिन होती हैं। कवि को अपनी प्रिया का इंतजार था, इसके इंतजार में आंखें थक गई थी, परंतु एक दिन वह आ ही जाता है। कौन आ जाता है? मतलब स्वतंत्रता हो ही जाती है एक दिन। इंतजार करते करते एक दिन ऐसा आ ही जाता है कि स्वतंत्रता मिल जाती है, और कवि को मालूम होता है कि वह आ रहा है। क्या आ रहा है? स्वतंत्रता आ रहा है।
तो सब कुछ कवि को क्या होने लगता है, अच्छा लगने लगता है। तो पलक पावड़े जो कविता था उसमें प्रश्न संख्या 9 तक मैं उसका प्रश्नोत्तर करवा दी, और इस कविता को मैं अपने चैनल पर सारांश के साथ पढ़ा भी चुकी हूँ। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वहां पर विजिट करके उसको देख सकते हैं। और अगर मेरे प्रश्नोत्तर करवाने से आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।